गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट पढ़ेंगे और करंट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को रखा गया है। आज हम लोग उस पर फोकस किए हैं हम लोग, और सारे व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। हाल ही में भारतीय थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सोमा शेखर राजू। और भारतीय थल सेना का अध्यक्ष कौन बने? अभी मनोज पांडे बने हैं। और ये कौन है भारतीय जो थल सेना का उप सेना अध्यक्ष बने हैं, उप प्रमुख बने हैं? वे सैनिक स्कूल बीजापुर और नेशनल डिफेंस एकेडमी के अलुमनी रहे हैं। अब हम लोग भारतीय सेना के बारे में जान लेते हैं। थल सेना की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? थल सेना की सबसे छोटी इकाई, थल सेना की सबसे छोटी इकाई, थल सेना की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? वो है सेक्शन। थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो सेक्शन होती है। और इसका कमांडर कौन होता है? सेक्शन का मालिक होता है एज ए हवलदार होता है, हवलदार होता है। और थल सेना के एक कंपनी में कितने जवान होते हैं? एक कंपनी में, थल सेना के एक कंपनी में 120 जवान होते हैं। कितने होते हैं? 120 जवान होते हैं। और इसका प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख कैप्टन या मेजर रैंक का अधिकारी होता है। कैप्टन या मेजर रैंक का अधिकारी होता है, मेजर रैंक का अधिकारी होता है, अधिकारी होता है। और थल सेना में पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसे है? अगर आपको कमीशन अधिकारी बनना है तो उसका पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसे है? तो पहले होता है लेफ्टिनेंट, उसके बाद होता है कैप्टन, कैप्टन के बाद होता है मेजर, मेजर के बाद होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल उसके बाद होता है ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद होता है मेजर जनरल, और मेजर जनरल के बाद होता है लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद जनरल होता है। और हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? अजय कुमार सूद बने हैं। और आदित्य बिरला कैपिटल के सीईओ कौन बनी हैं? ये बनी है विशाखा मूले। और भारतीय दलहन और अनाज संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? विमल कोठारी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं सुमन बेरी। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इकबाल सिंह लालपुरा। और कल का क्वेश्चन था, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस प्रधानमंत्री के समय में हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के समय में हुई थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 मई को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो उज्ज्वला दिवस। कौन सा दिवस? और 1 मई को श्रमिक दिवस ही मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य एलपीजी के सुरक्षित और निरंतर उपयोग और योजना में ग्राहक नामांकन और अधिक करना है। इसमें कनेक्शन को और ज़्यादा जोड़ना है। और यह प्रत्येक बीपीएल परिवार में मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके और सामाजिक समावेश की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। भारत सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की जो मील का पत्थर साबित हुआ, माइलस्टोन हुआ, और एक महत्वाकांक्षी योजना है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2016 को। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को कहां से की गई थी? और इसका दूसरा चरण कब शुरू हुआ था? 10 अगस्त 2021 को। 30 अप्रैल को भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के की कौन सी जयंती मनाई गई? 152वीं जयंती मनाई गई। और इनका पूरा नाम क्या था? घुंडीराज गोविंद फाल्के। और जन्म कब हुआ था? 30 अप्रैल 1870 को। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और 1913 में पहली मूक फिल्म सत हरिश्चंद्र के निर्माता थे, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित था। और 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की। और 1969 में भारतीय सिनेमा में उनके सम्मान में भारत सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की थी। ये भारतीय फिल्म के पितामह कहे जाते हैं। कौन? घुंडीराज गोविंद फाल्के। हाल ही में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है बेंगलुरु में।
और इसका उद्घाटन कौन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका थीम क्या रखा गया है? मेकिंग इंडिया ए सेमी कंडक्टर नेशन। मेकिंग इंडिया ए सेमी कंडक्टर नेशन। सेमी कंडक्टर जो चिप्स होते हैं किसके बने होते हैं? सेमी कंडक्टर में जो चिप होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, और जो किसी भी विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नियंत्रित करने के काम में आते हैं। और कोरोना की वजह से पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी शुरू हो गई। देश भर में, भारत में 76,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना की मंजूरी दी गई है सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए, जो पूरे 6 वर्षों में भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन में एक बहुत बड़ी पहल शुरू की जाएगी। उसमें भारत को सेमीकंडक्टर के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जो दूसरे देशों से हमारे देश में आता है। हाल ही में कौन सा देश विश्व पर्यटन संगठन से हटने का फैसला लिया है? रूस है। और विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1925 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड। कहाँ है? मैड्रिड। और किस देश ने बाहर आने का फैसला लिया है? तो रसिया ने। अभी रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, जिसके कारण से यूक्रेन के अनेक शहर तबाह हो गए हैं, और वहाँ पे पर्यटन के लिहाज से यूक्रेन बहुत बड़ा हब था और पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है, जिसके कारण से विश्व पर्यटन संगठन के प्रमुख ने दावा किया कि यूक्रेन में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत लंबा वक्त लगेगा, जिसके कारण से रूस ने इस कारण से हटने का फैसला लिया है। और रूस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रूस की संसद कौन सी है? ड्यूमा है। और रूस की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? KGB। और रूस और चीन के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? ये है अमूर। और रूस के सरकारी कार्यालय को क्या कहा जाता है? एक कहा जाता है क्रेमलिन कहा जाता है। और विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? ये है रूस। और रूस के राष्ट्रपति कौन है भी? व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के विदेश मंत्री कौन है भी? यहाँ के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव हैं। यहाँ के विदेश मंत्री कौन है? सर्गेई लावारोव। और आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहा जाता है? जोसेफ स्टालिन को। जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। कौन सा? मॉस्को। पोर्ट ऑफ 5 सीज किसको कहा जाता है? पोर्ट ऑफ 5 सीज कहा जाता है, मॉस्को को कहा जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 338 में है। कितना? 338 में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 फरवरी 2004 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। और हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो वन अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक कौन बनी है? रेणु सिंह। और भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन बने हैं। कौन? भूषण पटवर्धन। और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना? आगरा। और देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना था? देश का पहला वाटर प्लस शहर, देश का वाटर प्लस शहर कौन बना? इंदौर। देश का वह पहला शहर कौन बना जहां पर ओपन रॉक संग्रहालय का गठन की गई? देश का वह पहला शहर, देश का वह पहला शहर जहां ओपन रॉक संग्रहालय का गठन किया गया। ओपन रॉक संग्रहालय का गठन किया गया वो है हैदराबाद। कहाँ पे? हैदराबाद। देश का वह पहला शहर जहां पे मेट्रो शुरू की गई। देश का वह पहला शहर, देश का वह पहला शहर जहां मेट्रो शुरू की गई वो है कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता। हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? चारुदत्त मिश्रा।
और हिम तेंदुआ के संरक्षणवादी के रूप में काम करते हैं। और इनको यह अवार्ड जो मिला है वो लंदन में मिला है। कहाँ पे? लंदन में मिला है। अभी हाल ही में कौन कौन से नवीनतम पुरस्कार मिले हैं? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको मिला है? आरिफा जौहरी को। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसको मिला है? वेलफेड बुटसट को। और एबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला है? डेनिस पार्लन सुलेवान को। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। आप लोग बताइए, पशुओं के लिए कोविड-19 टीका विकसित करने वाला पहला राष्ट्र कौन बना था? ये बना था रसिया। और पादप आधारित कोविड-19 विकसित करने वाला कौन सा देश बना था? ये कनाडा बना था। और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानून बनाने वाला पहला देश कौन बना? इक्वेडोर बना। कौन? इक्वेडोर। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस बंदरगाह के इस्तेमाल की पेशकश की है? चटगांव। अभी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भूटान और बांग्लादेश के दौरे पे गए। जब बांग्लादेश पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद के साथ बैठक हुई। और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्होंने चटगांव बंदरगाह को इस्तेमाल करने के लिए इंडिया को पेशकश की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि चटगांव बंदरगाह का कितना महत्व है भारत के परिप्रेक्ष्य से उत्तरी पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। तो चटगांव बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह है। और पूछेगा कि चटगांव किस नदी के किनारे है बंदरगाह है? तो चटगांव कर्णफूली नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? कर्णफूली नदी के तट पर स्थित है। और बांग्लादेश का 80% आयात निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। बांग्लादेश का 80% आयात निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। और 2019 में दुनिया भर के सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह के रूप में कौन सा स्थान है? 98वें स्थान पे है। कौन सा? 98वें स्थान पर है। और यह दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। अब देख लीजिए कि चटगांव बंदरगाह का कितना महत्व है, क्योंकि चीन ने पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की नीति जारी की भारत को घेरने के लिए। तो चीन ने कहाँ अड्डा बनाया? चीन ने म्यांमार के केओ कीपू में अड्डा बनाया। भारत ने इसको काउंटर करने के लिए सितवे में बना रहा है। अगर चटगांव मिल जाता है, पहले चटगांव को चीन को देने के लिए हामी भरी थी बांग्लादेश ने, लेकिन भारत इस कूटनीति में काफ़ी कामयाब रहा और भारत को चटगांव बंदरगाह मिल गया। और यहाँ पे म्यांमार के कोको द्वीप में चीन ने सैनिक अड्डा बनाए हुए हैं। म्यांमार के कोको द्वीप में चीन अड्डा बना चुका है। अब देखिए, यहाँ भारत को घेरने के लिए चीन ने टोटा में अपना अड्डा बना लिया है। और हाल ही में श्रीलंका की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। और भारत ने श्रीलंका को काफ़ी सहायता पहुंचाई, जिसके कारण से श्रीलंका के लोगों के दिल में भारत के लिए जगह बनी। और भारत भी यहाँ पे पोर्ट विकसित कर रहा है। भारत को घेरने के लिए मालदीव में फेकू फिनलोई अड्डा बनाया है चीन ने। कौन सा? फेके फिनलोई अड्डा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान में उसने ग्वादर पोर्ट विकसित किया है, सीपेक, जो चीन के सिंजियांग प्रांत को होते हुए चाइना को जोड़ता है। काराकोरम हाईवे जो सीपेक को जोड़ता है चीन को। और इसको काउंटर करने के लिए ईरान में इंडिया ने चाबहार पोर्ट विकसित किया है। तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये चटगांव बंदरगाह। बताइए सेशन कैसा रहा? और इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।